हेडिंग डालो बेटा, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव लिखो। अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। हो गया यहाँ तक। अब देखो वैद्युत विभव के सूत्र से अब हेडिंग डाल लेना, वैद्युत विभव का सूत्र। वैद्युत विभव का सूत्र क्या होगा? V बराबर W/Q। यहाँ V बराबर है आपका विभव, W बराबर है कार्य और Q बराबर है आवेश। और क्या पूछा? विभव। तो इसका मात्रा क्या है? वैद्युत विभव का मात्रा। वैद्युत विभव का मात्रक देखो ध्यान से। V है, W मतलब जूल, एक मात्रक तो हो जाएगा जूल प्रति कूलम। जूल प्रति क्या हो जाएगा? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। सही है। और बीमा क्या पूछा है? बीमा। तो बीमा क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की बीमा। वैद्युत विभव की बीमा लिख लेना। mL की पावर 1, A की पावर -1, T की पावर -3। इतना इसको आपको लिखना पड़ेगा। हो गया यहाँ तक। अगला नोट करो, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है। समान विभव से त्वरित है। समान विभव से त्वरित है। इनमें किसका वेग अधिक होगा? इनमें किसका वेग अधिक होगा? करो। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, और दोनों समान विभव से त्वरित हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं? तो आपको ये बताना है किसका विभव ज्यादा हो, वो किसका वेग ज्यादा हो। वेग की बात कर रहा है और साथ में कहा दिया विध्रुव बना के। विभव और वेग में कौन संबंध कर लिखाया गया है? कहा था ना कि जब इसका सवाल आएगा ऊर्ध्व प्रयोग क्या करेंगे?
अब ध्यान से देखना है इधर इस सवाल में। एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन। तो अगर हम वेग का सूत्र लिखें, वेग तथा विभव के संबंध से, विभव के संबंध से ध्यान से देखना क्या होता है संबंध। वेग बराबर सूत्र का था रूट के अंदर 2 हाँ डेल्टा वी क्यू क्यू अपान एम। हाँ अब ध्यान समझना है। यहाँ से बोला है कि विभव समान है, विभव का है समान। ये सूत्र लगेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और यही सूत्र मैं लगा रहा हूँ किसके लिए बेटा, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए लग जाएगा 2 डेल्टा वी क्यू बाई एम। 2 समान है, डेल्टा वी समान है, क्योंकि सवाल में क्या बोला है, समान विभव। सही। यहाँ तक आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 यानी कि यहाँ से भी कोई अंतर नहीं आ रहा है। मास में आओ, नीचे कहा है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 सही आता है। और प्रोटॉन का मास क्या होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर कितना 27। चलो आगे आओ, ये हो गया। अब ध्यान समझना यहाँ से बेटा, मास किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन का, क्योंकि ये -31 है यानी बहुत कम है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा किससे, सही यहाँ तक। लेकिन मास है कहाँ, नीचे। अगर नीचे का नंबर बड़ा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। नीचे का नंबर अगर बड़ा, क्योंकि इतना और इतना तो समान है, तो अंतर केवल किससे आना है, अगर नीचे का नंबर तुम बढ़ा रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम। तो अगर मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। सवाल क्या पूछा था, क्या पूछा सवाल, तो क्या लिखोगे, क्योंकि प्रोटॉन का मास अधिक है, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से अधिक है, अतः इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, बस इतना लिख दो। तो मास इसका अधिक है तो वेग तो उल्टा होगा ना, क्योंकि मास कहाँ है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये पूरा प्रूविंग के बाद फिर शब्दावली लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल 2-2 नंबर में बातें हैं तो छूट जाते हैं फिर। एक बात दिमाग में रखो कि जब भी वेग को विभव के साथ रखे तो बस यही फार्मूला है तुम्हारे सिलेबस में। ये तुम्हें कहाँ से पता चला कि ये सूत्र लगेगा, क्योंकि एक साथ वेग और विभव दोनों एक साथ दे दिया। एक ही फार्मूला अब तक हमने ऐसा पढ़ा है जिसमें वेग और विभव दोनों होते हैं। समझ देखो भाई, 2 से कट जाएगा। सवाल में बोला कि विभव समान है, विभव से हट जाएगा, क्यों, इसका भी उतना है। और तो केवल अंतर कहाँ से आएगा, मास। और मास का नीचे जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेग का होगा कम, क्योंकि यहाँ पे संबंध कैसा, व्युत्क्रमानुपाती का। तो शब्दावली नीचे लिख लोगे, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से अधिक है, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से अधिक है, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बेटा क्या है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन से अधिक होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन से अधिक होगा। हो गया, अगला देखो बेटा, संधारित्र किसे कहते हैं, हाँ संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए।
ठीक है, तो इनमें दो सवाल है, 2 नंबर का मोस्ट फेमस सवाल है संधारित्र का। पहला सवाल है बेटा कि संधारित्र हम किसको कहते हैं, और दूसरा ये है कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, या उसको परिभाषित करना है। तो पहली हेडिंग डाले बेटा संधारित्र। देखो लिखो, एक ऐसा समायोजन, एक ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए, बिना परिवर्तित किए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संचित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। लिखो लिखे भैया। तो देखो संधारित्र क्या है, ये इस प्रकार का समायोजन होता है किसका, चालक का, कि जिसमें चालक का बिना आकार बदले, यानी कि उसके आकार को नहीं डिस्टर्ब करना, आपको जितनी आवश्यकता होगी, आपको जितनी का होगी उतना आवेश आप उसमें संचित कर सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे समायोजन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, संधारित्र। समझ रहा है, एक इस प्रकार का संयोजन जिसमें चालक का बिना आकार बदले हमको जितने आवेश की जरूरत है हम उतना उसमें इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, उसी समायोजन का हम नाम क्या दे देते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है इसमें, संधारित्र की, तो हेडिंग डालो बेटा संधारित्र की धारिता। पता है किसी को, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। कहा गया बताओ, संधारित्र की धारिता क्वेश्चन बताइए भैया। लिखो, किसी चालक को, किसी चालक में एकत्रित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा जिसको Q से दिखाएंगे, तथा उस चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर किससे दिखाते हैं, V से, V से, डेल्टा V से, चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। तो देखो संधारित्र क्या होता है, किसी चालक में जो आपने आवेश को एकत्रित किया है, आवेश को क्या किया है, एकत्रित किया है। अगर किसी चालक में आप आवेश को एकत्रित करें तो उसके सिरों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। तो उसी विभवान आवेश तथा विभवांतर का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को तुम क्या कहते हो, संधारित्र। तो ध्यान से देखना बेटा, और इसको सी से दिखाते हो, तो सी बराबर, मान लिया आवेश दिया Q, तो विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ V, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है सूत्र है ना। हाँ
ज्यादा बताएगा ये बता दिया तुम्हें लिख रहा हूँ। अरे तुमने हाँ वहाँ पर डेल्टा भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। हाँ, तो वी से आपकी किताबों में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने लिख दिया, जबकि हमने शब्द कौन सा लिख रखा है, विभवांतर। क्योंकि सिरों के बीच में कभी विभव नहीं उत्पन्न होगा, हमेशा उनके बीच में क्या होगा, विभव का अंतर। तो वो शब्दावली थोड़ा सा गलत लिखता है, तो इसलिए सूत्र को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। बस समझ में आ रहा है, सवालों में यहाँ पे लिखता तो थ्योरी में विभवांतर ही है, लेकिन यहाँ बना क्या देता है, वी, और वी किसका चिन्ह है, विभव का। वी किसका चिन्ह है, विभव का, ठीक है। और जबकि चालक के सिरों के बीच में क्या रहेगा, विभवांतर रहेगा, इसलिए नहीं लिखा। सही आता है। अगला लिखो बेटा। सम विभव प्रश्न क्या, सम विभव प्रश्न की परिभाषा लिखिए। सम विभव प्रश्न की परिभाषा लिखिए। क्या होता है सम विभव प्रश्न, क्या करो, सम मतलब क्या है, सम मतलब सम मतलब बराबर, बराबर, और विभव मतलब ये तक दिमाग हंसे में लाया था कि ये तो होगा ये तो लगा है। लेते तो। सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, प्रश्न मतलब प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जिसमें उपस्थित सभी बिंदुओं का विभव क्या हो, समान हो, उसे क्या कहोगे, सम विभव प्रश्न। तो लिख लो इसी बात, जल्दी डालो, सम विभव प्रश्न, सम के बराबर, सम विभव प्रश्न। तो सम मतलब होता है समान बेटा, विभव मतलब विभाग, ऐसा प्रश्न जिसमें का विभव हर बिंदु पर क्या हो, एक जैसा हो। तो लिखो बेटा, एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जिसमें उपस्थित सभी बिंदुओं का विभव समान होता है, सम विभव प्रश्न कहलाता है। एक ऐसा प्रश्न जिसमें तो एक ऐसा प्रश्न बेटा जिसमें उपस्थित सभी बिंदुओं का विभव कैसा होता है, समान, उस प्रश्न को तुम क्या कहते हो, सम विभव प्रश्न। अब देखो, इतना लिखना से नंबर पूरे नहीं देगा वो, लिखना भी इतना ही चाहिए जितना पूछा, लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे सम विभव प्रश्न पर, सम विभव प्रश्न के अंदर विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है, क्योंकि विभव समान है। अब विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, तो अगर समान है तो अंतर कितना आएगा, तो विभवांतर क्या रहेगा। तो यही हमने लिखा कि सब सम विभव प्रश्न के अंदर विभवांतर क्या रहेगा, शून्य, तथा आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। ये लाइन को समझो, सही ठीक है। विभव का मतलब कहाँ बताओ अभी, विभव मतलब विभव, हाँ मतलब सम मतलब समान है, समान, विभव होगा। ये लाइन सही है। कि अगर आपने दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाओगे, किसको ले जाओगे, तो जो कार्य होगा वो शून्य होगा। देखो प्रूफ कर दे रहा हूँ भाई, डेल्टा वी इक्वल टू सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू वी बाई
क्यू, और आप ऊपर लिख रहे हैं कि विभवांतर कितना होता है। तो अगर विभवांतर शून्य हो गया तो शून्य बराबर डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, क्यू। तो क्यू आवेश को ले जाने पे कितना कार्य किया तुमने, क्यू जब जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही चीज हमने नीचे लिखी है कि यदि आवेश को एक बिंदु से तुम दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो, यदि आवेश को बेटा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो, तो जो किया गया कार्य होगा वो कितना निकल के आएगा, शून्य। क्योंकि कार्य क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर बटे डब्ल्यू बाई क्यू। तो अगर डेल्टा वी तुमने शून्य कर दिया तो डब्ल्यू बाई क्यू में क्यू उधर जाएगा तो क्यू इंटू जीरो हो जाएगा जीरो, तो कार्य कितना निकल के आएगा। सही है लाइन, चले आगे। लिखो अगला बेटा, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य। बताओ आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। कुछ क्या होता है परावैद्युतांक, बात की वजह से वो वाला बताया कौन नेक्स्ट चैप्टर, चलिए जब प्रकार लिख दे। निर्वात की गतिशीलता और माध्यम की गतिशीलता के बाद। हाँ, परावैद्युतांक का मतलब होता है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की क्या चीज बेटा, और वैद्युतशीलता को माध्यम से किससे दिखाते हो, एप्सिलॉन से। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, और निर्वात की वैद्युतशीलता किससे दिखाते हो, एप्सिलॉन नॉट से। निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर अथवा के से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको किससे दिखाते हो, या तो आप याद से दिखाएंगे और या फिर इसको किससे दिखाओगे, कैसे। तो याद रखना बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। सूत्र देखना बेटा ध्यान से, ये हो गई बेटा माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कह रहा है, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा सही याद तक, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखना क्योंकि ये सवाल में नहीं देगा। ये होती वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये आपको इनमें से एक चीज देगा और दूसरा फिर निकालना होगा भाई। एक तुमको याद होगा, एक सवाल में बोलेगा चाहे ये बोले और या फिर ये पूछेगा या फिर ये। सही यहाँ तक 30 वाले सवालों जब करें तब देख लेंगे अभी हम। हो गया बेटा यहाँ तक। तो ये वाला सवाल कर लोगे, इसको भी पूछना कैसे। अगला लिखो बेटा, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो,
विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। एकदम विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। क्या होता है विभव प्रवणता? विभव प्रवणता क्या होता है? याद ही याद ही नहीं आ रहा है। हेडिंग डालो विभव प्रवणता, हम कुछ नहीं याद आई। विभव प्रवणता कर पड़ेगा। लिखो बेटा, दूरी के सापेक्ष, हाँ दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विभव प्रवणता। तो ध्यान देखना बेटा, विभव प्रवणता का मैं सूत्र लिखूं तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा बेटा? क्या बोला है? दूरी के सापेक्ष, जो चीज सापेक्ष लिखी जाती है उसको नीचे लिखते हैं और दूसरे वाले को ऊपर लिखते हैं। तो बोला है कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, क्या बेटा? तो विभव में परिवर्तन हो जाएगा ऊपर, विभव में परिवर्तन, और नीचे क्या हो जाएगा? दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। अब बताओ विभव परिवर्तन को किससे दिखाते हो? डेल्टा वी से, क्योंकि विभव परिवर्तन क्या है? विभवांतर। और दूरी में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब डेल्टा, और दूरी को यक्ष से दिखाते हैं। तो आए आपका सूत्र आ गया किसका? विभव प्रवणता का, कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होती है उसी को तुम लोग क्या बोलते हो? विभव प्रवणता बोलते हो। सरल है ये भी। अगला एक बेटा, अनओमीय, अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? क्या होता है? अनोमी प्रतिरोध, अनोमी परिपथ नहीं पूछा गया, अनोमी प्रतिरोध पूछा गया। ऐसा बिल्कुल जो हम नियम का पालन नहीं करते। हाँ, पर परिभाषा वह रहेगी। भाई अनोमी परिपथ क्या होता है? जो ओम के नियम का पालन ना करे। तो अनोमी प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? जो ओम के नियम का पालन ना करे। तो अब हेडिंग डालिए अनोमी प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध। लिखो बेटा, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, अनओमी प्रतिरोध कहलाता है। अनओमी प्रतिरोध कहलाता है कोई जो तुम्हारे दिमाग में हो? अनओमी प्रतिरोध
बताओ कोई ऐसा प्रतिरोध जो अनोमी हो, देखा था। लिख लो विद्युत बल्ब का तंतु, जो लाल वाला हो, 10 रुपये वाला है। उदाहरण में लिख लें बेटा, अनोमी प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का क्या चीज बेटा? तंतु। क्योंकि CFL में तंतु ढूंढेला नहीं। वो जो 10 रुपए वाले आते हैं लाल वाले, तुम देखोगे स्प्रिंग टाइप के पतली सी बिल्कुल लगी रहती है, उसी का नाम क्या होता है? तंतु। तो वो आपका कैसा प्रतिरोध होता है? अनोमी प्रतिरोध होता है। ठीक, नाइक्रोम की तार होती है सर। नाइक्रोम। हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अगला लिखो बेटा, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। बताओ कि अगर किसी चालक का तुमने ताप को बदल दिया, किसको बदल दिया? या बढ़ा दिया, बदल नहीं दिया, ताप को क्या कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल क्या होगा? क्या होगा इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल? श्रांति काल क्या होता है? श्रांति काल का होता है, मतलब सिर्फ ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो लगा समय होता है उसे क्या कहते हैं? श्रांति काल। यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, भाई चालक है ये, इसके अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, कोई एक दो तो होते नहीं, फिर रैंडम गति करते हैं। तो मान लो एक बार यहाँ से टकरा गए और दोबारा यहाँ, तो इस दो टक्करों के बीच में दो क्रमागत, मतलब लगातार, पहली टक्कर फिर दूसरी, इस बीच में जो समय लगता है उसी समय का नाम होता है श्रांति काल। अब उसने कहा है कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर ताप का प्रभाव है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर क्या पूछा? ताप काल। जैसे दौड़वे है, एक तवा के ऊपर बैठा दो, तो एक बहुत समझदार आदमी ये कहेंगे चलो सर जी बैठाएंगे, बैठे रहे क्या हुई उसे भाग के रही भाई नहीं ना, क्या हुई क्या करिए? अगर आगे के ऊपर में बैठा दी जाए और तेज की जाए तो क्या करिए? बैठ रही है कि भागिए? आराम से जाइए ना घर तक, कितना जाइए? आंधी। तो अब जैसे तुमने ताप बढ़ा दिया, इधर सुनो, ताप बढ़ाया तो यूं सीधे आंधी हुई है, और अगर ये तेज चलिए तो टकराए की चांस का जल्दी टकराई है। भाई तेज रफ्तार है तो टक्करें जल्दी जल्दी हुई है, और तो टक्करें अगर जल्दी जल्दी हुई तो श्रांति काल का हो जाएगा, घट जाएगा। श्रांति काल क्या है? वह समय जब दो क्रमागत टक्कर करेगा, वह समय जब, अब उस तुमने ताप बढ़ा दिया तो उसका क्या बढ़ेगा? वेग। अब वेग बढ़ जाएगा तो टक्कर का समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो टक्कर का समय है उसी का नाम, तो लेकिन अब इसका आंसर देखना, ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है। वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल, कौन सा काल? श्रांति काल हट जाता है। ये इसका आंसर बढ़ जाता है। एक और करना दो।
कितना ही जाता है बस इतने नहीं है, वो का पूछा इलेक्ट्रॉनिक तार कितने से रखते हो अभी मैं क्या लिख सकता सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। हो गया यहाँ तक, चले अगले में। एक और लिख लो बेटा। ताप वृद्धि के साथ, ताप वृद्धि के साथ ताप वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। की व्याख्या की कि अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोधकता क्या होगी। ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लिख लो, ताप वृद्धि से धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। मछली इसका आंसर होगा। वो वैसा नहीं